मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मॉम, मुझ पर ये टॉर्चर मत कीजिए। अयान सर तो मुझे ज़िंदा निगल जाएँगे। कायरा ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ और बुआ से झूठ बोला था कि उसकी लाइफ़ में कोई और है ताकि उसकी शादी अयान से रुक जाए। कायरा की आवाज़ में खौफ और बेबसी साफ दिख रही थी, लेकिन किस्मत का सिक्का उछाला जा चुका था। अयांश सहगल, जिसकी होने वाली दुल्हन शादी के मंडप से किसी और के साथ भाग गई थी, उस पूरे अपमान का मलबा अब कायरा पर गिर चुका था। जैसे ही कायरा ने किसी और का जिक्र किया, उसकी माँ का पारा चढ़ गया। उन्होंने कायरा का कंधा झकझोरते हुए कहा, ये कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम? किसी और को पसंद करती हो? जानती हो ना हमारे खानदान के कायदे। यहाँ पसंद की शादी का कोई सीन नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? घर के बड़े फैसला सुना चुके हैं, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आयांश से। बुआ भी उसे हिकारत भरी नजरों से देख रही थी। कायरा को समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात उसके अपने ही उसे दुश्मन की तरह क्यों देखने लगे हैं। आयांश का नाम सुनते ही वो कांप उठती थी। वो शख्स ना जाने बदले के नाम पर उसके साथ क्या सलूक करता। उससे शादी करने का मतलब था एक सुनहरे पिंजरे में उम्र भर की कैद। कायरा अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी कि तभी आयांश ने कमरे में कदम रखा। उसे देखते ही कायरा घबराकर सोफे के पीछे हो गई, लेकिन अयांश का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी सारी नफरत एक थप्पड़ में उतार दे। अभी तक नीचे क्यों नहीं आई तुम? अयांश की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। वो अपनी ईगो की खातिर इस जबरदस्ती की शादी के बाद उसे अपने घर ले आया था। कमरे का माहौल तनाव से भरा था। जो बातें कायरा ने अयांश के बारे में फैलाई थी, वे सब इस वक्त उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने झटके से कायरा को पकड़ा और उसे बेड पर पटक दिया। कायरा का डिजाइनर दुपट्टा सरक कर बिखर गया। उसने इस वक्त जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला गाउन पहन रखा था, उसका नेक लाइन काफी डीप था। बेड पर गिरते ही उसका पूरा वजूद कांप उठा। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई। अयांश की गहरी नजरें उसकी घबराहट को भांप चुकी थी। अयांश एक पल को रुका और उसके हसीन लुक को देखने लगा, लेकिन अगले ही पल जब उसे इस लड़की की चालाकी याद आई तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस लड़की ने आज उसे भारी महफिल में जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। क्या कह रही थी तुम? मैं ड्रग एक्टिव हूँ? अयांश उसके बिल्कुल करीब आते हुए दहाड़ा। मैं हर हफ्ते 3-3 लड़कियों के साथ क्लबों में मिलता हूँ। सच में? तुमने मुझे कब देखा लड़कियों के साथ वक्त गुजारते हुए? बोलो, ऐसी चीप बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की होकर तुम मेरी शख्सियत पर ऐसे कीचड़ उछाल सकती हो? कायरा की सांसें अटक गई थी। 10 साल बड़े अयांश की कड़वी बातें सुनकर वो सुन्न पड़ गई थी। और ये कि मुझ में मर्द होने की काबिलियत नहीं है, यही सब कहकर तुमने मेरी मंगेतर के कान भरे थे ना। अब जब पूरी रात मेरे साथ बिताओगी तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। कायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सब झूठ है, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करिएगा। लेकिन अयांश अब उसके बेहद करीब आ चुका था। तुम जैसी छोटी सी लड़की जानती भी है कि मर्द क्या होता है। अपनी हैसियत देखो और अपनी बातें देखो। मेरे सामने तुम एक फड़फड़ाती हुई चिड़िया से ज्यादा कुछ नहीं हो। और चली थी मुझे चैलेंज करने। आज रात जब मैं अपनी शिद्दत तुम पर जाहिर करूंगा तब तुम्हें अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि मैं अपनी काबिलियत खो चुका हूं या नहीं। कायरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके हलक में ही दम तोड़ गए। वो कोई बचाव नहीं कर सकी। अयांश किसी भूखे शेर की तरह उसकी धड़कनों पर झुकता चला गया। कायरा भी इन लम्हों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अयांश के इस उग्र रूप को देखकर वो पूरी तरह निढाल हो गई। तभी अयांश ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, मैंने आज की रात की बहुत तैयारी कर रखी थी। क्या क्या प्लान किया था कि अपनी वाइफ के साथ ये करूंगा वो करूंगा। कमरे की ये डेकोरेशन देख रही हो, ये मैंने बहुत अरमानों से करवाई थी कि आज की रात ना मैं भूलूं और ना ही मेरी वाइफ। मेरी वजह से तुम्हारा सारा मजा किरकिरा हो गया, लेकिन याद रखना, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा अहंकार कैसे कुचलना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है।
आयांश ने कहते हुए कायरा की गर्दन पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर दिया। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। तुम तो शुरू से ही मुझ पर नजरें गड़ाए बैठी थी ना, है ना? क्या तुम भूल गई कि कैसे तुम मेरे करीब आने के मौके ढूंढती थी? वो तो मैं था जो तुम्हें भाव नहीं देता था, लेकिन अब तुम्हें अपने किए की पूरी सजा मिलेगी। तुम्हारे अंदर मेरे करीब आने की जो तड़प थी, अब मैं उसे शांत करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने से 10 साल बड़े मर्द से टकराने का अंजाम क्या होता है। कायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अयांश को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उसे अपनी नजरों में गिराता जा रहा था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम चाहती थी कि तुम मेरी पत्नी बनो। तुम नहीं चाहती थी कि सानवी से मेरी शादी हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। जहर लगती हो तुम मुझे। कायरा को ये बातें तीर की तरह चुभ रही थी। अयांश ने उसकी नाजुक कलाइयों को अपनी लोहे जैसी पकड़ में जकड़ रखा था। कायरा की सिसकियां उसके गुस्से के शोर में दब कर रह गई थी। वो रोते हुए चिल्लाई, नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। मुझ पर ऐसे गलत आरोप मत लगाइए। लेकिन अयांश की नजरों में वो बहुत पहले ही अपनी गरिमा खो चुकी थी। आज की घटना के बाद तो वो उससे नफरत करने लगा था। वो बस इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। अयांश ने अपना चेहरा कायरा की गर्दन के उस हिस्से की ओर झुकाया जहां उसकी धड़कन डग के मारे तेज चल रही थी। उसके गर्म स्पर्श ने कायरा के ठंडे पड़ते शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। मगर ये स्पर्श प्यार का नहीं बल्कि प्रतिशोध का था। कायरा के मुंह से एक दर्द की दबी हुई आह निकली। उसकी आंखों से गिरते आंसू अयांश के कंधे को भिगो रहे थे। पर वो पत्थर दिल इंसान आज कायरा को अपने जुनून की आग में झुलसाने की कसम खा चुका था। कायरा को इस वक्त अपनी सहेली सानवी पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उसने सानवी को अपनी बहन से बढ़कर माना था, अपनी जान का टुकड़ा। लेकिन वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे इस आग में झोंक कर भाग जाएगी। जैसे जैसे अयांश की कठोरता बढ़ती जा रही थी, कायरा के मन में सानवी के लिए नफरत गहरी होती गई। उसे वो दिन याद आया जब वे दोनों सानवी के कमरे में बैठकर अपने भविष्य के सपने बुन रही थी। सानवी ने चिढ़ते हुए अपना फोन कायरा की तरफ बढ़ाया था, जिसकी स्क्रीन पर अयांश की फोटो चमक रही थी। देखो कायरा, मॉम डैड इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। सानवी के लहजे में कोई उत्साह नहीं था। कायरा ने जैसे ही फोन पकड़ा, उसकी आंखें हैरानी और प्रशंसा से फैल गई। फोटो में अयांश अपने रौबदार अंदाज में खड़ा था। उसकी गहरी आंखें और बेहद हैंडसम मस्कुलर बॉडी किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। वाह सानवी, ये तो बहुत हैंडसम है। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है इसका। कायरा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। तुम तो बहुत लकी हो। सानवी ने एक ठंडी आह भरी और करवट बदल ली। खूबसूरती का मैं क्या करूं कायरा, मुझे इस इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं क्यों सब इसके पीछे पड़े हैं। कायरा ने हंसकर कहा था, कैसी पागल हो तुम। इतने परफेक्ट लड़के को भला कोई ऐसे रिजेक्ट करता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो पढ़ाई छोड़कर तुरंत शादी कर लेती। देखो तो सही, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा है। ऐसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं और तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। जब सानवी ने कायरा के मुंह से ये शब्द सुने तो वो तड़प कर बोली, अच्छा, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है, तो इतना ही अच्छा लग रहा है, तो तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। उसकी फोटो देखकर जो तुम्हारी लार टपक रही है, इसके मसल्स देखो, इसकी बॉडी देखो। कायरा, ऐसे लड़के सिर्फ तस्वीरों में अच्छे लगते हैं। हकीकत में इसके साथ रही ना, तो 2 मिनट में तुम्हारे होश ठिकाने लगा देगा ये इंसान। सानवी की बात सुनकर कायरा उस वक्त तो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन सानवी को इस कदर चिढ़ा हुआ देखकर उसे शरारत सूझी। वो भला अपनी सहेली को तंग करने का कोई मौका कैसे हाथ से जाने देती। कायरा ने हंसते हुए सानवी को छेड़ा, सानवी जान, याद रखो, जो मर्द इतना हैंडसम हो
और सालों बाद विदेश से पढ़कर लौटा हो, उसके कारनामे भी उतने ही बड़े होते हैं। ऐसे लोग अक्सर बहुत तेज होते हैं। जब सानवी ने चौंक कर उसे देखा तो कायरा ने बात संभालते हुए कहा, चलो तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें शक है तो मैं पता लगाती हूँ कि ये विदेशी बाबू हकीकत में कैसा है। मैं इसकी सारी हिस्ट्री निकाल लाऊंगी कि इसके पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं। कायरा ने ये बात सिर्फ सानवी का दिल बहलाने और मजाक के तौर पर कही थी। उसे क्या पता था कि उसकी यही बातें कल को अयांश के कानों तक पहुंचेंगी और वही हैंडसम हीरो उसके लिए एक डरावना सपना बनकर सामने खड़ा होगा। अयांश का घर कायरा और सानवी के घर के बिल्कुल सामने था, लेकिन इन दोनों ने अभी तक उसे करीब से नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीरों में ही निहारा था। उस दिन कायरा तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी कार की पिछली सीट पर आ बैठी। उसका दिमाग अभी भी सानवी से हुई बातों में उलझा था। उसने अपना बैग साइड में रखा और सामने वाली सीट पर हाथ मारते हुए ड्राइवर से मुखातिब हुई। वो जानती थी कि घर का कोई और सदस्य उसका साथ नहीं देगा और वो खुद एक लड़की होकर जासूसी करती हुई अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपनी फैमिली ड्राइवर के जरिए इस लड़के की सारी जानकारी निकलवाएगी, जिसके घर वाले कुछ समय पहले ही सामने वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। कायरा के पिता और अंकल के संबंध उन पड़ोसियों के साथ काफी गहरे हो चुके थे और अब ना जाने कहां से उनका ये बेटा अयांश आ गया था, जिसके साथ सानवी के रिश्ते की बात चल रही थी। कायरा ने सोचा कि वो उस ड्राइवर की मदद लेगी जो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता था। सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। सामने वाले घर में जो लड़का रहता है ना, जो अभी विदेश से पढ़कर आया है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। कायरा ने उत्सुकता भरे लहजे में कहा। ड्राइवर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कैसी जानकारी चाहिए आपको? मुझे समझ नहीं आया। कायरा ने आसपास देखा। सड़क सुनसान थी और कार में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ड्राइवर सामने की तरफ चेहरा करके बैठा था। कायरा ने अपने बैग से एक च्युइंगम निकाली और उसे मुंह में डालते हुए थोड़ा आगे की ओर झुकी, जैसे उसके कान में फुसफुसा रही हो। ये पता करो कि उसका कैरेक्टर कैसा है, कितनी लड़कियों के साथ उसके अफेयर हैं, और हाँ, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये पक्का नशा भी करता होगा। इस बात को भी कंफर्म करना, हो सके तो उसकी पूरी जासूसी करना, पता तो चले कि कितनी लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना है। अगर मुमकिन हो तो उसकी कुछ फोटो भी खींच लेना। बाहर से पढ़कर आने वाले ये लोग इतने शरीफ नहीं होते। आखिर वहां सिर पर माँ बाप का साया तो था नहीं, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें की होंगी इसने। ड्राइवर की सीट पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सामने देखता रहा। कायरा को उसकी चुप्पी अखरी। उसने दोबारा कहा, अरे भाई, सुन रहे हो ना? तुम ये सब पता लगाओ, इसके बदले में तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। बस ये काम बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए। अब की बार उस शख्स ने कार स्टार्ट करने के बजाय धीरे से अपना चेहरा पीछे की तरफ मोड़ा। जैसे उसने कायरा की तरफ देखा, कायरा की सांस हलक में अटक गई। उसके हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। सामने कोई मामूली ड्राइवर नहीं था, बल्कि वही शख्स था जिसकी तस्वीर वो अभी सानवी के पास देखकर आई थी। अयांश की गहरी और रहस्यमयी आंखें सीधे कायरा की आंखों में झांक रही थी। उसके होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। कायरा को मालूम ही नहीं था कि उस दिन अयांश की अपनी कार खराब हो गई थी और उसने कायरा के पिता से लिफ्ट मांगी थी। कायरा को ऐसा झटका लगा कि मुंह में मौजूद च्युइंगम उसके हल्के से नीचे उतर गई। तो 5,000 रुपये में मेरा सौदा कर रही हो? अयांश की भारी और रौबदार आवाज कार के बंद माहौल में गूंजी। नशेड़ी, बद किरदार और पता नहीं क्या क्या। 5,000 तो बहुत कम कीमत लगाई है तुमने मेरी जानकारी के लिए, कायरा जी। कायरा की हालत ऐसी थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वो चाहकर भी अपनी सफाई में एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। कायरा की हालत ऐसी थी जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे एहसास हो गया था कि उसकी एक छोटी सी शरारत ने उसे आज एक बहुत बड़ी मुसीबत के सामने ला खड़ा किया है। वो पत्थर बनी कार में बैठी थी कि तभी बाहर से उसके बड़े पापा की आवाज आई। वो गाड़ी के पास आए और प्यार से बोले, बेटा कायरा, तुम नीचे उतर आओ। आज तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ।
अयांश की कार खराब थी, इसीलिए उसे ये कार दे दी है। कायरा शर्मिंदगी की आखिरी हद पर थी। वो नजरें झुकाए खामोशी से कार से बाहर आ गई। अयांश की तंज भरी निगाहें अब भी उसका पीछा कर रही थी। बड़े पापा कॉलेज तो छोड़ आए थे, लेकिन सारा दिन वो सुन्न होकर बैठी रही। ना ही उससे पढ़ाई हुई और ना ही उसने कोई टेस्ट दिया। घर लौटकर उसने कुछ खाया भी नहीं। साहनवी ने उसकी ये हालत देखी तो उसके सिर पर एक चपत लगाकर बोली, तुझे क्या हुआ है? नींद और चैन मेरा उड़ा हुआ है और ऐसी हालत तूने बना रखी है। साफ साफ बता, कहीं उस लड़के को देखकर तेरी अपनी नीयत तो खराब नहीं होने लगी। मेरी तरफ से तो खुली छूट है, तू ही उससे शादी कर ले। अगले ही पल कायरा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका और चिल्लाई, सानवी की बच्ची, जानती भी है तो क्या कह रही है? मेरी तो सांस अटकी हुई है। तू नहीं जानती कि आज मैं कितना बड़ा कांड करके आ रही हूँ। मुझे तो अपनी मौत नजर आ रही है। अगर उसने बड़े पापा को कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा? वो बुरी तरह घबराई हुई थी। वो जानती थी कि उसके घर के मर्द अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के हैं। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जब भी अयांश की वो गुस्से वाली आंखें उसे याद आती, वो बड़बड़ाकर उठ बैठती। कुछ दिनों बाद अयांश अपनी फैमिली के साथ सानवी के घर आया। मकसद शादी की तारीख तय करना था। कायरा वहीं मौजूद थी। वो बार-बार अयांश को अपनी नजरें झुकाकर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयांश की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसे कायरा जैसी चुलबुली और हद से ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कायरा ने उसकी बेरुखी देखी तो उसका गुस्सा बढ़ गया। वो चुपके से किचन की तरफ चली गई। उसने मन में ठान लिया था कि वो सानवी के सामने उसकी असलियत लाकर रहेगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसी तस्वीरें और वीडियो बनाऊंगी कि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मेरी सहेली सानवी के लिए तुम ठीक नहीं हो, कायरा ने खुद से बात करते हुए कहा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि विदेश से पढ़कर आने वाले अमीर लड़के अक्सर कई लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं। कायरा खुद बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे यकीन था कि आयांश उससे भी फ्री होने की कोशिश करेगा। उसे दोस्ती ऑफर करेगा, जैसा कि आजकल के लड़के करते हैं। बस वो उसका पर्दाफाश करने की जिद पर अड़ गई थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी सहेली की जिंदगी बचा रही है, पर उसे खबर नहीं थी कि वो खुद आग से खेल रही है। अयांश के दिल में कायरा की इन हरकतों ने नफरत की दीवार और ऊंची कर दी थी। वो बस उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था। अब कायरा ने अयांश को परेशान करना अपना मिशन बना लिया था। वो किसी न किसी बहाने उसके घर पहुंच जाती। एक दिन मौका पाकर वो चुपके से अयांश के कमरे में दाखिल हो गई। उसका ख्याल था कि अयांश जैसे लड़के के कमरे में अजीबोगरीब और बेहुदा तस्वीरें लगी होंगी, मगर कमरे की सादगी देखकर वो दंग रह गई। कमरा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित था। मुझे तो लगा था यहाँ बहुत गंदी तस्वीरें लगी होंगी, पर तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल खाली है, कायरा ने ताना मारते हुए कहा और अयांश के करीब जाने की कोशिश की। अयांश, जो अपनी फाइल्स में बिजी था, कायरा की आवाज सुनकर तुरंत मुड़ा। उसकी आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में क्यों आई हो? अयांश की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। आइंदा मेरे कमरे की तरफ कदम भी मत रखना। अयांश एक बेहद गंभीर और मर्यादित इंसान था। उसे कायरा जैसी बेबाक और सीमाएं पार करने वाली लड़कियां जहर लगती थी। उसने एक तिरस्कार भरी नजर कायरा पर डाली और दोबारा अपने काम में लग गया, जैसे कायरा की कोई अहमियत ही ना हो। कायरा उसकी इस उपेक्षा से अंदर ही अंदर सुलग उठी, लेकिन कायरा ने हार नहीं मानी। वो नए नए तरीकों से अयांश का ध्यान खींचने की कोशिश करती रही। एक शाम उसने खूब श्रृंगार किया। कायरा ने गहरे लाल रंग की ड्रेस पहनी, आंखों में काजल लगाया और पायलें पहनकर छन छन करती अयांश के करीब जाने लगी। अयांश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी पायलों की आवाज कमरे में गूंजी। कायरा अदाएं दिखाते हुए उसकी मेज तक जा पहुंची। कायरा सजी धजी अयांश के पास आकर खड़ी हो गई। उसका ख्याल था कि आज तो अयांश उसे देखकर जरूर प्रभावित होगा, लेकिन अयांश ने एक बार भी सिर उठाकर उसे नहीं देखा।
आयांश सर, क्या आप हर वक्त काम ही करते रहते हैं? कायरा ने थोड़ा करीब होकर शरारत से पूछा। आयांश के माथे पर सिलबटें उभरी। उसने एक ठंडी नजर कायरा के चमकते लिबाज और खनकती पायलों पर डाली। ये तमाशा बंद करो कायरा और जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। उसका लहजा इतना सपाट और बेरुखा था कि कायरा का सारा उत्साह पल भर में ठंडा पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए कितना ही सज संवर ले। आयांश जैसे गंभीर व्यक्ति को उसकी ये चुलबुली हरकतें जरा भी प्रभावित नहीं कर सकती। वो फिर भी उसके सामने डटी रही। उसका असली मकसद ये था कि आयांश कोई ऐसी वैसी हरकत करे जिससे वो अपने कपड़ों में छिपे उस छोटे से कैमरे में कैद कर ले, ताकि वो सानवी और उसका रिश्ता तुड़वा सके। लेकिन अगले ही पल आयांश अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने कायरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम में और सानवी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कितनी शालीन लड़की है और तुम, आखिर तुम्हारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? अब तक मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के मर्दों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम ऐसी ओछी हरकतें करके मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊं। क्या कहूँगा उन्हें? यही कि आपकी छोटी सी बच्ची ये जानते हुए भी कि मैं इसका जीजा बनने वाला हूँ, फिर भी मुझ पर लाइन मार रही है। आयांश ने एक एक शब्द चबाकर बोला था। इसे सुनने के बाद कायरा के कान शर्म से लाल हो चुके थे। वो अपने बचपने में ये भूल गई थी कि सानवी को बचाने के चक्कर में वो अपना ही चरित्र खराब कर रही है। वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि आयांश दोबारा अपनी फाइल्स में खो गया। संगीत की रात थी और हर तरफ रौनक थी, मगर आयांश की नजरें लगातार एक ही जगह जमी हुई थी। कायरा ने गहरे नीले रंग का एक ऐसा बोल्ड गाउन पहन रखा था जिसका गला काफी गहरा था। आयांश दूर खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसके दिमाग में कायरा की इमेज एक ऐसी लड़की की बन चुकी थी जो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कैसी बेशर्म लड़की है ये, आयांश ने नफरत और एक अनजाने खिंचाव के मिले जिले भाव के साथ सोचा। सिर्फ दिखावे के लिए अपनी गरिमा तक दांव पर लगा दी है। वो कदम बढ़ाता हुआ उस सोफे के पास आया जहां सानवी और कायरा साथ बैठी थी। आयांश का चेहरा सख्त था, मगर वो सानवी से मुखातिब हुआ। सानवी, अपनी सहेली से कहो कि अपना दुपट्टा ठीक करे और गला संभाले। इस तरह के पारिवारिक फंक्शन में ऐसी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती। कायरा ने चौंक कर आयांश को देखा। उसकी नजरों की तपिश कायरा को अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी, मगर सानवी जो वहीं बैठी थी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो अपने मोबाइल में मगन थी, जैसे उसे ना तो आयांश के होने से फर्क पड़ रहा है और ना ही उसकी किसी बात से। कायरा अंदर ही अंदर मुस्कुराई। उसे लगा कि सानवी की ये बेरुखी आयांश को चोट पहुंचाएगी। सानवी, देखा तुमने? कायरा ने तंजिया हंसी के साथ कहा। कितना अजीब इंसान है ये, जरा भी सेंस नहीं है इसे। अभी से हम पर अपनी मर्जी चला रहा है। मुझे तो डर है कि शादी के बाद ये तुम्हें पुराने जमाने की दकियानूसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। कितना नैरो माइंडेड इंसान है ये। अगले दिन शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन सानवी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी और से प्यार करती थी और इस रिश्ते से भागना चाहती थी। शादी की रस्मों से कुछ देर पहले, जब पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, सानवी चुपचाप घर से भाग निकली। वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो उनके समाज और बिरादरी से बाहर का था। उनके खानदान में हमेशा अपनी ही बिरादरी में शादियां होती आई थी। सानवी ने एक बार अपनी माँ से इसका जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसकी बात काटकर साफ कह दिया था, खबरदार जो तुमने ऐसा वैसा कुछ सोचा भी, तुम्हारे पापा तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन कभी बिरादरी से बाहर शादी नहीं होने देंगे। सानवी जानती थी कि यहाँ उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए उसने भागने का रास्ता चुना और इस पूरी घटना का सबसे भयानक परिणाम अब कायरा को भुगतना था। सानवी की माँ ने साफ कह दिया था कि वो कभी बिरादरी से बाहर उसकी शादी नहीं होने देगी। अपनी माँ की धमकी सुनकर सानवी चुप तो हो गई थी, लेकिन उसने इस बात का जिक्र अपनी सबसे अच्छी दोस्त कायरा से भी नहीं किया कि वो किसी और से प्यार करती है और शादी के दिन भागने वाली है। उसने सोचे बिना कि उसका एक कदम कायरा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा, वो चुपचाप घर से निकल गई।
जब ये खबर घर वालों तक पहुंची तो पूरे घर में कोहराम मच गया। खानदान की इज्जत धूल में मिलती नजर आ रही थी। कायरा की माँ और सानवी की माँ बदहवास होकर कायरा के पास आई। कायरा की माँ तो बहुत गुस्से में थी। बताओ कायरा, कहाँ है वो? तुम दोनों तो साये की तरह साथ रहती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सानवी तुम्हें बिना बताए कहीं चली जाए। कायरा खुद बुरी तरह डर गई थी। वो रोते हुए बोली, मॉम, मैं उसे यहीं छोड़कर गई थी। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों और कैसे किया। उसकी माँ ने सच उगलवाने के लिए उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया, लेकिन कायरा के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। बाहर मेहमानों के बीच भी शोर उठ चुका था। सानवी के पिता इस अपमान को सह नहीं पा रहे थे। वहीं जब अयांश को इस बात का पता चला तो वो शर्मिंदगी और गुस्से से भर गया। उसे अब सानवी से ज्यादा कायरा पर गुस्सा आ रहा था। उसे यकीन था कि ये सब कायरा की ही साजिश है, क्योंकि सानवी ने कभी उससे बात तक नहीं की थी, जबकि कायरा हर वक्त उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी। अयांश ने सानवी के पिता से साफ कह दिया, मैं आप लोगों की इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। तब सानवी की माँ और कायरा की माँ रोते हुए कायरा के पास आई। सानवी की माँ ने कायरा का हाथ थाम लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, कायरा बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सानवी तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ गई। अगर आज बारात खाली हाथ लौट गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम अयांश से शादी के लिए हाँ कर दो। कायरा हक्का बक्का रह गई। वो अयांश से नफरत करती थी और उसे उसका सख्त स्वभाव जहर लगता था, लेकिन अपनी माँ के आंसुओं और परिवार की इज्जत के वास्ते वो कमजोर पड़ गई। बेबसी की हालत में कायरा ने हाँ कर दी और इस तरह उसकी शादी अयांश से हो गई। शादी के तुरंत बाद अयांश उसे अपने घर ले आया। कायरा का दिल किसी अनजाने डर से डूब रहा था, जबकि अयांश के माथे पर खिंची लकीरें उसके अंदर के तूफान का पता दे रही थी। वो अब एक ऐसे इंसान की कैद में थी जिसे वो खुद ताने देती आई थी। अयांश के दिमाग में कायरा की वे तमाम पुरानी हरकतें और उसके बोल्ड कपड़े किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। कायरा के लिए वो रात, उसकी सुहाग रात, किसी कयामत से कम नहीं थी। अयांश ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया, मानो उसकी सारी पुरानी गुस्ताखियों का बदला एक ही रात में लेना चाहता हो। कायरा जानती थी कि वो जो कुछ भी बर्दाश्त कर रही है वो उसकी अपनी ही नादानियों का फल है। अगली सुबह अयांश को ये तो समझ आ गया था कि कायरा का पिछला आचरण भले ही बेबाक रहा हो, लेकिन वो किसी और के करीब कभी नहीं आई थी। इस बात से उसका मन थोड़ा शांत तो हुआ, पर नफरत अभी कम नहीं हुई थी। शादी के अगले दिन की रस्मों के बाद कायरा 2 दिन के लिए अपने मायके गई। जब अयांश उसे वापस लेकर आया तो कायरा को लगा कि शायद अयांश का व्यवहार बदल गया होगा। वो कमरे में खड़ी थी कि अयांश ने अंदर कदम रखा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सुलगती नफरत देखकर कायरा ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, अयांश, सर मेरा यकीन कीजिए, अपनी बकवास बंद करो। अयांश दहाड़ा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा कोई दोस्त या सर नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे पुराने किसी नाम से बुलाया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सानवी किसी और को पसंद करती है। कायरा के लहजे में दर्द था। मैं तो सिर्फ आपको टेस्ट कर रही थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे। मेरा मकसद उसे भागना नहीं था। अयांश ने एक ठंडा और उपहासपूर्ण ठहाका लगाया। वो उसके इतना करीब आया कि कायरा की सांसें रुकने लगी। उसने कायरा के चेहरे पर झुककर जहरीले लहजे में बोला, क्या चेक कर रही थी तुम? अपनी उन बेहुदा हरकतों और कपड़ों से तुम मेरा इम्तिहान ले रही थी। कायरा, तुम सब जानती थी। तुम दोनों ने मिलकर ये खेल खेला है। कायरा ने ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर गिर रहे थे, मगर अयांश का दिल पिघलने वाला नहीं था। उसने कायरा की बाह को सख्ती से जकड़ा और उसे खुद से दूर झटक दिया। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अयांश की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक और आखिरी फैसला था। तुम इस घर में रहोगी तो सही, मगर सिर्फ एक कैदी की तरह। मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी हैसियत इस घर में एक साये से ज्यादा नहीं होगी। मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। कायरा दीवार से लगकर सिसकती रह गई और अयांश उसे हाल में ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया।
काफ़ी दिन बीत गए मगर अयांश के व्यवहार की बर्फ़ ज़रा भी नहीं पिघली। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसकी बेरुखी कायरा के लिए एक निरंतर मानसिक प्रताड़ना बनती जा रही थी। कायरा कभी-कभी हिम्मत करके अयांश के करीब जाने की कोशिश करती, ताकि कोई बात हो सके, कोई सफाई दी जा सके। उसने रोते हुए अपनी माँ और आंटी से भी कहा था, "मॉम, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सान्वी ने जो गलती की, उसकी सज़ा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? अयांश मुझसे ठीक से बात नहीं करते, उनकी बेरुखी मुझे पल-पल मार रही है।" उसकी माँ और आंटी ने उसे समझाया, "बेटा, वो एक मर्द है, मर्द के अहंकार को चोट लग जाए तो वो इतनी जल्दी नहीं पिघलता। अब तुम्हें इसी घर में निभाना होगा, हमारे परिवार में तलाक या अलग होने का कोई रिवाज नहीं है।" कायरा की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। हर लड़की की तरह अपना घर बसाने के लिए उसने फिर से पहल करने की सोची। एक शाम जब अयांश थका हुआ कमरे में आया, कायरा ने हिम्मत करके उसका कोट लेना चाहा मगर अयांश ने झटके से उसे दूर कर दिया। "मुझसे दूर रहा करो कायरा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मेरे करीब आने की हिम्मत मत करना।" अयांश उसे बेड पर नहीं सोने देता था, वो खुद बेड पर सोता और कायरा फर्श पर बिस्तर लगाती। साथ रहते हुए कायरा को ये एहसास तो हो गया था कि अयांश एक अच्छा इंसान है, क्योंकि वो उस पर हाथ नहीं उठाता था, बस उसकी जुबान कड़वी थी। उसे सान्वी की किस्मत पर अफ़सोस होता था कि उसने अयांश जैसे व्यक्तित्व वाले इंसान को छोड़कर ना जाने किसे चुना होगा। वक़्त ऐसे ही गुज़र रहा था, एक दिन अयांश की माँ ने ज़िद की कि वो कायरा को अपने साथ मॉल लेकर जाएगी। जब वे मॉल पहुँचे तो वहाँ अयांश की नज़र अचानक सान्वी पर पड़ी। वो एक लड़के के गले में हाथ डाले घूम रही थी। अयांश ने जब पास जाकर पूछा तो सान्वी ने बेबाकी से जवाब दिया, "ये मेरा पति है, मैंने इससे शादी कर ली है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं इसी को पसंद करती थी और इसीलिए घर छोड़ा था।" सान्वी ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ अयांश की तरफ देखा और कहा, "सुना है तुमने भी शादी कर ली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा।" कायरा थोड़ी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत उनके पास पहुंची। "सान्वी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तो तुम्हारे लिए उसे टेस्ट कर रही थी, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी, तो घरवालों को बता देती। तुमने मुझसे भी ये बात छिपाई, जबकि मैं तुम्हें अपनी सगी बहन मानती थी।" कायरा आज पहली बार सान्वी पर बुरी तरह चिल्लाई थी। "तुम्हें अंदाज़ा भी है सान्वी कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ कितनी ज़्यादती हुई है? मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। वो इंसान जिसे मेरा जीवन साथी बना दिया गया, वो मुझसे नफ़रत करता है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और ये सब तुम्हारी स्वार्थी हरकतों की वजह से हुआ है। तुम तुम नहीं जानती सान्वी कि तुमने एक हीरे को खोया है। अयांश एक बहुत अच्छे इंसान है, तुमने किस इंसान की खातिर अपने परिवार को छोड़ दिया?" सान्वी ने तिरस्कार से कायरा की तरफ देखा और कहा, "खबरदार जो तुमने मेरे पति के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए।" मॉल में उन दोनों के बीच काफ़ी देर बहस होती रही, उसके बाद कायरा वहाँ से चली गई। अयांश पीछे से उसे आवाज़ देता रहा लेकिन वो टैक्सी में बैठकर निकल चुकी थी। सान्वी की खरी-खोटी बातें और उसका सच सुनकर अयांश के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जब वो मॉल से निकला तो उसका दिमाग अतीत के दृश्यों को दोहराने लगा। कायरा की वो सिसकियाँ, उसका बुखार में तड़पना, उसका बार-बार सफाई देने की कोशिश करना और अयांश का उसे हिकारत से ठुकरा देना, सब कुछ एक फ़िल्म की तरह उसकी आँखों के सामने घूम गया। "मैंने ये क्या कर दिया?" अयांश ने गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। "वो तो मासूम थी, वो तो मेरी ही तारीफ़ें कर रही थी और मैंने उसे गलत समझकर उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी।" उसे कायरा का वो नीला गाउन याद आया, जिस पर उसने उसे जलील किया था। उसे वो पायलें याद आई जिनकी छन-छन को उसने तमाशा कहा था। उसे एहसास हुआ कि कायरा वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा उसने सोच रखा था। वो तो सिर्फ़ एक चुलबुली और साफ़ दिल लड़की थी। जब वो घर पहुंचा तो कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें भर आईं। कायरा कोने में शांत बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था मगर उसमें अब कोई शिकायत नहीं थी। अयांश को महसूस हुआ कि उसने किसी फरिश्ते के पर नोच डाले थे।
उसने फैसला कर लिया कि अब वो कायरा के साथ सब कुछ ठीक कर लेगा। रात के पिछले पहर जब कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, आयांश कमरे में दाखिल हुआ। कायरा बेड पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। आयांश धीरे से उसके पास बैठा और उसके हाथों से किताब लेकर साइड पर रख दी। कायरा ने चौंक कर उसे देखा। आयांश की आंखों में आज एक अजीब सी तड़प और गहरा प्यार था। उसने कायरा का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचा। कायरा ने कोई विरोध नहीं किया, मगर उसकी आंखें भावनाओं से खाली थी। आयांश ने कायरा के माथे को चूमा और धीरे से उसके कंधे से उस निशान की तरफ बढ़ा जो उसके लिबास से झलक रहा था। वो निशान आयांश द्वारा दी गई पुरानी तकलीफ की याद दिलाता था, जहां उसने उसे कभी झटके से दीवार की तरफ फेंका था। आज आयांश अपनी मोहब्बत के लम्स से उस जख्म को मिटाना चाहता था। उसने अपना पूरा प्यार कायरा पर न्यौछावर कर दिया। कायरा ने एक पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए साथ तो दिया, मगर उसके स्पर्श में वो तड़प नहीं थी जो कभी आयांश के लिए उसके दिल में हुआ करती थी। वो आयांश की बाहों में सिमटी रही, उसके हर प्यार का जवाब खामोशी से देती रही, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आयांश ने जब उसे जुनून के साथ अपनी बाहों में लिया, तो उसे कायरा के कंधे का वो पुराना जख्म फिर दिखा। उसका दिल भर आया। उसने तड़प कर उस निशान पर अपने होंठ रख दिए। कायरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारे ये सब जख्म भर जाएंगे। उसने कायरा के बालों में चेहरा छिपाकर फुसफुसाते हुए कहा। वो अपनी पूरी हस्ती कायरा के नाम कर चुका था, मगर कायरा वो बस एक बेजान मूरत की तरह उसके घेरे में कैद थी। उसने आयांश को माफ तो कर दिया था, मगर शायद वो पुरानी चुलबुली कायरा कहीं खो गई थी, जो कभी आयांश के एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहती थी। आयांश उस रात कायरा को पाकर भी उसे पूरी तरह न पा सका, क्योंकि उसका शरीर तो वहां था, पर उसका दिल अभी भी पछतावे की धूल में दबा हुआ था। अगली सुबह आयांश ने पहला कदम उठाया नाश्ते की मेज पर। जब कायरा उसे खाना देकर जाने लगी, तो आयांश ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। कायरा, मैंने तुम्हारे कॉलेज में फिर से एडमिशन की बात कर ली है। कल से तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करोगी। कायरा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आयांश है जो उसे कैद करके रखना चाहता था। उसने खामोशी से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में खुशी तो थी, मगर आयांश के लिए अब भी एक अनजाना डर और दूरी मौजूद थी। आयांश अब पूरी तरह बदल चुका था। एक शाम वो घर लौटा तो उसके हाथ में मोगरे के फूलों के महकते हुए गजरे थे। वो कायरा के पास गया और बड़ी चाहत से वे गजरे उसकी कलाइयों में पहनाने लगा। कायरा ने मना नहीं किया, मगर उसके लम्स से वो अब भी थोड़ा ठिठक जाती थी। आयांश की कोशिशें लगातार जारी थी। कभी वो देर रात कायरा की पसंदीदा आइसक्रीम ले आता। कायरा, देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट चिप लाया हूँ। कायरा मुस्कुरा तो देती और आइसक्रीम खा भी लेती, मगर वो खिलखिलाहट जो पहले उसके व्यक्तित्व की पहचान थी, कहीं खो चुकी थी। वो अब आयांश से बात करते हुए बहुत सावधानी बरतती थी। कायरा ने अपनी जिंदगी को एक अनुशासन में ढाल लिया था। वो सुबह सवेरे उठकर घर के तमाम काम निपटाती, आयांश के लिए नाश्ता तैयार करती और फिर कॉलेज चली जाती। कॉलेज से वापसी पर वो अपनी पढ़ाई में मगन हो जाती। उसने कभी घर की जिम्मेदारियों में ढिलाई नहीं की और ना ही अपनी पढ़ाई पर कोई समझौता किया। आयांश उसे घंटों पढ़ते हुए देखता रहता। वो सोचता कि ये वही लड़की है जिसे वो नासमझ और लापरवाह समझता था, जबकि वो तो इतनी सुलझी हुई और प्रतिभाशाली निकली। आयांश जितना उसके करीब आने की कोशिश करता, कायरा उतना ही कदम पीछे हटा लेती। वो उसकी हर बात मानती, उसका हर हुक्म सर आंखों पर रखती, मगर उनके दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी। उसके लहजे में अब वो शरारत और लाड नहीं था जो कभी आयांश को परेशान किया करता था। अब आयांश तरसता था कि कायरा उससे लड़े, उस पर चीखे या कोई मांग कर दे, मगर वह तो बस एक समर्पित परछाई की तरह उसके साथ थी। एक रात जब कायरा पढ़ते पढ़ते मेज पर ही सो गई, आयांश ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया।
उसके चेहरे पर गिरी बालों की लटों को हटाते हुए आयांश की आंखों से आंसू टूटकर कायरा के गाल पर गिरे। कायरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी, उसने धीरे से फुसफुसाया। कायरा ने नींद में ही एक दर्द भरी आह भरी, जैसे उसका अवचेतन मन अब भी उस पुराने जख्मों को भुला नहीं पाया था। वक्त गुजरता रहा, कायरा की परीक्षाओं के दिन करीब थे और आयांश उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। वो उसे नोट्स लाकर देता, उसकी नींद का ख्याल रखता और हर लम्हा उसे जताता कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कायरा के दिल की बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही थी, मगर वो अब भी बहुत सतर्क थी। उसे डर था कि कहीं ये सुखद सपना फिर से टूट न जाए। लेकिन अयांश की आंखों में मौजूद सच्चाई और उसकी निरंतर अटेंशन ने कायरा को ये एहसास दिला दिया था कि वो अब अकेली नहीं है। उसकी जिंदगी से दुखों के बादल छट रहे थे और प्यार की एक नई सुबह उदय हो रही थी। जब कायरा ने कॉलेज में टॉप किया तो अयांश ने पूरे घर को फूलों से सजा दिया। कायरा ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा, क्या मैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एडमिशन ले सकती हूँ? आयांश ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, हाँ, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कायरा ने तैयारी शुरू कर दी। वो घर के कामों के साथ-साथ अपनी कठिन पढ़ाई भी कर रही थी। घर के हालात अब शांतिपूर्ण थे, लेकिन एक दिन नाश्ते की मेज पर अयांश की माँ ने ये बात छेड़ दी, जो वो कई दिनों से अपने दिल में दबाकर बैठी थी। उन्होंने प्यार से कायरा का हाथ थामा, मगर उनकी आवाज में एक अधिकार और दृढ़ निश्चय था। आयांश, कायरा, अब तुम दोनों की शादी को काफी वक्त हो गया है। उन्होंने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि इस घर में बच्चों की रौनक हो। मुझे अपना पोता चाहिए, हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है। कायरा के हाथ में पकड़ा निवाला वहीं रुक गया। उसने सहमी हुई नजरों से आयांश को देखा। आयांश ने बात संभालने की कोशिश की, मॉम, अभी तो कायरा की पढ़ाई चल रही है। वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। अभी ये सब पढ़ाई भी होती रहेगी अयांश, लेकिन परिवार की खुशियां सबसे पहले हैं। माँ ने उसे टोका। कायरा बेटा, पढ़ाई तो सारी जिंदगी चलती है, लेकिन घर बसाने का भी अपना एक वक्त होता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अयांश की माँ की इस बात ने कमरे में एक भारी खामोशी पैदा कर दी। कायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सपनों के पंख फिर से बांधे जा रहे हों। वो जानती थी कि माँ उसे नापसंद नहीं करती, मगर उनकी ये जिद उसके करियर और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अयांश ने कायरा की आंखों में छुपी परेशानी देख ली थी। एक तरफ माँ की ममता और वंश बढ़ाने की इच्छा थी और दूसरी तरफ कायरा की शिक्षा और उसका उज्ज्वल भविष्य। माँ ने अपनी इच्छा तो जता दी थी, मगर उसने कायरा और अयांश के बीच एक नई कशमकश का बीज बो दिया था। कायरा अब सोचने पर मजबूर थी कि क्या वो अपनी पढ़ाई और माँ बनने की जिम्मेदारी को एक साथ निभा पाएगी। कायरा अब एक दोहरी जंग लड़ रही थी। कायरा की आंखों के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी करियर की किताबें थी और दूसरी तरफ सासू माँ की वो जिद, जिसने उसे मानसिक रूप से बोझिल कर दिया था। वो कोशिश तो कर रही थी कि पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में तालमेल बिठाए, लेकिन आयांश की निकटता अब उसे एक जिम्मेदारी लगने लगी थी। एक रात जब कायरा देर तक लैंप की रोशनी में अपने नोट्स देख रही थी, अयांश कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खूबसूरत उपहार था। उसने खामोशी से वो बॉक्स कायरा की मेज पर रखा। ये क्या है? कायरा ने आंखें उठाकर पूछा। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, आयांश ने नरमी से कहा। कायरा ने बॉक्स खोला तो अंदर रेशमी कपड़े की एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक ड्रेस थी। पोशाक की खूबसूरती अपनी जगह थी, मगर कायरा का मन कड़वाहट से भर गया। उसने बॉक्स बंद किया और अयांश की तरफ देखा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं अयांश? मुझे पता है आप अपनी माँ की बात मान रहे हैं। आप सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे करीब आ रहे हैं। ये प्यार नहीं, शायद आपके लिए सिर्फ एक जरूरत है। अयांश के चेहरे की मुस्कुराहट वहीं थम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कायरा उसके प्यार को एक जरूरत का नाम दे देगी। वो उसके करीब आया और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर किया। कायरा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ,
माँ की इच्छा अपनी जगह है, मगर क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती? मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये गिफ्ट, ये नज़दीकी, ये सिर्फ़ वंश बढ़ाने के लिए नहीं है। कायरा ने खामोशी से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया। अयांश, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे दिल में जो खालीपन आपने पैदा किया था, वो इन रेशमी कपड़ों से नहीं भरेगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और देखते ही देखते 8 साल बीत गए। इन वर्षों में अयांश ने कायरा को साबित कर दिया कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसने कायरा की पढ़ाई में कदम कदम पर साथ दिया। जब वो रातों को जागकर पढ़ती, अयांश खामोशी से उसके लिए कॉफी बनाकर लाता। उसने कायरा की हर जरूरत उसके कहने से पहले पूरी की। मगर एक चीज थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई थी, उनकी शारीरिक नजदीकी। अयांश को कायरा की वो बात चुभ गई थी कि वो सिर्फ जरूरत के लिए उसके करीब आता है। इस एक शब्द ने अयांश के आत्मसम्मान और प्यार को ऐसी चोट पहुंचाई थी कि उसने कायरा से एक सम्मानजनक दूरी बना ली। वो एक ही छत के नीचे रहता, उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता, मगर उसने दोबारा कभी कायरा को छूने की कोशिश नहीं की, ताकि उसे ये न लगे कि अयांश उसे सिर्फ एक जरूरत समझता है। कायरा अब एक सफल मुकाम पर पहुंच चुकी थी, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मगर घर की इस खामोशी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो देखती थी कि अयांश कैसे उसके लिए तड़पता है। वो खुद पर काबू पाकर दूर रहता है। माँ के पोते की इच्छा भी वक्त की धूल में कहीं दब गई थी, क्योंकि अयांश अब इस मामले पर बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसने कायरा के सम्मान की खातिर अपनी संतान की इच्छा को भी कुर्बान कर दिया था। एक शाम कायरा ने अयांश को स्टडी रूम में काम करते देखा। वो थका हुआ लग रहा था और उसके बालों में चांदी के कुछ तार चमकने लगे थे। कायरा का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि अयांश ने उसे अपने सपने जीने देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक खामोश इंतजार में गुजार दी है। वो उसके पास गई और मेज पर पानी का गिलास रखा। अयांश ने सिर उठाकर देखा, आंखों में वही पुरानी तड़प थी। अयांश, कायरा की आवाज भर आई, आप अब भी मुझसे इतनी दूर क्यों हैं? क्या इन 8 सालों में मेरी कही हुई वो एक कड़वी बात आपके दिल से नहीं निकली? अयांश ने एक लंबी सांस ली और पेन रख दिया। कायरा, मैंने तुम्हें कभी जरूरत नहीं समझा। मैंने तो बस तुम्हें ये यकीन दिलाने में 8 साल गुजार दिए कि मेरा प्यार तुम्हारे व्यक्तित्व से है, तुम्हारे शरीर से नहीं। मैं तुम्हारी नजरों में फिर से वो संकुचित सोच वाला अयांश नहीं बनना चाहता। कायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अंदाजा हुआ कि उसकी एक गलतफहमी ने उनके 8 कीमती साल छीन लिए थे। अयांश ने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी, मगर उसने खुद को कायरा से वंचित कर लिया था। कायरा ने कदम बढ़ाया और 8 साल बाद पहली बार खुद अयांश का हाथ थाम लिया। इस बार उसके लम्स में कोई रूखापन नहीं था, बल्कि सिर्फ प्यार और पछतावा था। 8 साल की लंबी कड़ी मेहनत और खामोश प्यार के बाद कायरा अब एक सफल प्रशासनिक अधिकार बन चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक यादगार पल, जब कायरा अपनी सफलता की खुशी में घर लौटी, तो पूरे कमरे को अयांश ने लाल गुलाबों और मोमबत्तियों से सजा रखा था। उस रात उनके बीच कोई दूरी नहीं, कोई गलतफहमी बाकी न थी। अयांश ने अपना पूरा अस्तित्व कायरा के नाम कर दिया और कायरा ने भी खुद को पूरी तरह अयांश को सौंप दिया। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और भावुक रात थी। वक्त गुजरा और कुछ महीनों बाद घर के आंगन में खुशियों के दीप जल उठे। कायरा ने अयांश और उसके परिवार को वो सबसे बड़ी खुशी दे दी जिसके लिए अयांश की माँ की आंखें तरस गई थी। अस्पताल के कमरे में अयांश ने अपने बेटे को गोद में लिया, जिसकी आंखें बिल्कुल अयांश जैसी थी। शुक्रिया कायरा, तुमने मुझे पूरा कर दिया, अयांश ने धीमी आवाज में कहा। एक शानदार हॉल तालियों की गूंज से गूंज रहा था। कायरा, जो एक उच्च सरकारी पद पर आसीन थी, एक लाइव इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू देने वाले ने सवाल किया, मैडम कायरा, आपकी इस शानदार सफलता का राज क्या है? कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? कायरा ने सामने बैठे अयांश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए माइक संभाला।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा बदलना चाहूँगी। मेरी इस सफलता के पीछे किसी औरत का नहीं बल्कि एक मर्द का हाथ है, और वो मर्द मेरे पति अयांश हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कायरा ने जारी रखा, लोग समझते हैं कि मर्द सिर्फ पाबंदियां लगाता है, लेकिन अयांश वो इंसान है जिन्होंने मेरे टूटे हुए सपनों को समेटा। जब मैं अपनी गलतियों की वजह से हिम्मत हार चुकी थी, तब उस शख्स ने अपने अहंकार को किनारे रखकर मुझे सहारा दिया। उसने मुझे मेरा मुकाम दिया, 8 साल तक खामोशी से मेरा साथ दिया और कभी अपनी इच्छाएं मुझ पर नहीं थोपी। कायरा की आवाज़ भावुक थी। एक सच्चा मर्द वही होता है जो आपकी रूह और आपके सपनों का रक्षक बन जाए। ये वर्दी, ये पद और ये मेरी पहचान सब आयांश के उस निस्वार्थ प्यार का फल है। इंटरव्यू खत्म हुआ तो पूरा हॉल खड़ा होकर कायरा और आयांश के प्यार को सम्मान दे रहा था। घर वापसी पर जब आयांश ने कायरा का हाथ थामा तो कायरा ने फुसफुसाते हुए कहा, आयांश, आप सिर्फ मेरे पति नहीं, आप मेरी वो जीत हैं जिसे मैं कभी हारना नहीं चाहती। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।